Hey class, 30-minute rapid revision में आपका स्वागत है एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन। तो आज हम लोग बेटा चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड पोटेंशियल को कंप्लीटली 30 मिनट में रिवाइज करेंगे। 30 से मे बी 35 और 40 मिनट्स हो सकता है, बट टॉपिक्स हम सारी कवर करेंगे, स्पेशली उन टॉपिक्स को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं पहले बता दूं कि जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा आज, ठीक है, इसका जो पीडीएफ होगा, इस पीडीएफ को मैं अपने टेलीग्राम चैनल एमक्वेस्ट पर डाल दूंगा और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप आराम से या तो स्क्रीनशॉट ले लो, अगर लिखना हो तो भी लिख लो, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर है? साथ ही में हमारा न्यूमेरिकल सीरीज भी बेटा स्टार्ट हो चुका है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई आज के डेट में फिजिक्स का जो एग्जाम है वो न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, कॉन्सेप्चुअल ओरिएंटेड आ रहा है, ना कि डेरिवेशन ओरिएंटेड। क्लियर है? तो इस टाइम आपको क्वेश्चंस करने की, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा नीड है। इसी को ध्यान में रखते हुए बेटा हम लोगों ने रात को, है ना, 9 से 10 के आसपास लाइव सीरीज स्टार्ट किया है। अगर आपके पास टाइम है तो आप लाइव सीरीज देख सकते हो, अदरवाइज आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हो बेटा। ठीक है, टाइमिंग्स लाइव सीरीज की जो है वो आपके जो टेलीग्राम चैनल है उस पर डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा वहां पर। क्लियर है? और चैनल को सब्सक्राइब कर लो बेटा कि कोई भी आप वीडियो मिस ना करो। और बिना टाइम वेस्ट के हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक जो हम लोग कवर करने वाले हैं डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है बेसिकली बेटा? तो किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है। ठीक है, अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है तो उस पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, ध्यान समझना। पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और मुझे इस इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल निकालना है कि उस पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है क्या। तो ध्यान रखना है, तो किसी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कुछ ऐसे डिफाइन किया गया है कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है जो कहां रखा गया है, इन्फिनिटी पे रखा गया है। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में हम जितना वर्क डन करेंगे, वर्क डन टू मूव यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। क्लियर है? तो पी पॉइंट का पोटेंशियल होगा वर्क डन बाय चार्ज। आ गया समझ? अब ये वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा, ध्यान रखना है। मैंने अभी बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा ना, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने साथ लेके चला जाएगा। ठीक, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज आगे की तरफ लगाता है, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट आपको वर्क करना पड़ेगा। और एक चीज और याद रखेंगे बेटा, जो चार्ज आप इसको इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लेके आ रहे होते हो उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, है ना। बिना एक्सेलरेशन के चार्ज पार्टिकल पी पॉइंट तक आना चाहिए। आया समझ? तो वर्क जूल पर कूलम्ब इज नोन एज वोल्ट। वोल्ट हमारी इसकी SI यूनिट हो गई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ध्यान रखना है कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या। जैसे मान लेते हैं ए पॉइंट है और बी पॉइंट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो इसको ऐसा डिफाइन किया गया बेटा कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इस ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाऊंगा मैं। ठीक है, तो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ले जाने में जितना मैं वर्क डन करूंगा, वही इन दोनों पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। आ रहा समझ? जैसे इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल है, ए पॉइंट का 20 वोल्ट, बी पॉइंट का पोटेंशियल 12 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ बेटा, 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 वोल्ट होगा। ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कैसे किया मैंने ये देखा कि ये पॉजिटिव चार्ज यहां से वहां तक ले जाने में कितना वर्क डन हुआ, और वर्क डन किसके अगेंस्ट होगा मैंने आपको समझा दिया ऑलरेडी, क्योंकि इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, उस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन होगा। आया समझ बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस वही दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल माइनस कर दो। ठीक, या आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, एक चार्ज को इस पॉइंट से उस पॉइंट तक ले जाने में जितना वर्क डन करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे बेटा। अब देखो, जो पॉइंट में इंपॉर्टेंट बोलूं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको नोट जरूर कर लेना, है ना। उनको आप अपने रफ कॉपी में लिख लो कि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा जब। तो आगे देखते हैं बेटा हम लोग अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, कोई भी एक पॉइंट चार्ज है, इस पॉइंट चार्ज के आसपास एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। ध्यान समझना बेटा, एक कोई चार्ज होता है, वो चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा वहां एक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है? तो ये चार्ज अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा तो उसके आसपास पोटेंशियल भी होगा। तो किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, जैसे ये पी पॉइंट मान लिया मैंने, इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल है कितना, कैसे हम पता करेंगे। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, बेसिकली एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जितना वर्क डन करेंगे वही उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। अब रास्ते में बेटा हम लोग लेके आ रहे हैं चार्ज को इन्फिनिटी से इस पी पॉइंट तक लेके आ रहे हैं, तो रास्ते में कोई पॉइंट कंसीडर कर लो ए, जिसका डिस्टेंस इस चार्ज से कितना है बेटा, एक्स डिस्टेंस पे। तो अभी बताओ कि यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा होगा, क्योंकि हम लोग चार्ज को जब लेके आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क डन करेंगे, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना। तो किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा, के क्यू बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। तो के क्यू बाई डिस्टेंस कितना बेटा, एक्स है, तो एक्स स्क्वायर। डाउट तो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब जब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रहा होगा, उस चार्ज को अपने साथ ले जाएगा ना, क्योंकि देखो पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। क्लियर है? अब
इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पॉजिटिव चार्ज जाता है ना, तो इस पे फोर्स सामने की तरफ लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको अपने साथ ले जाना चाहेगा इस पॉजिटिव चार्ज को, लेकिन हमको उसके अगेंस्ट इसको पीछे लेके आना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे कितना फोर्स लगा रहा होगा देखो जरा। तो फोर्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज, और होता है बेटा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फोर्स कितना हो जाएगा Q इंटू ई, तो चार्ज हमारा 1 कूलम लेके आ रहे हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वहां पर KQ बाई एक्स स्क्वायर। क्लियर है, तो फोर्स कितना आ गया बेटा, फोर्स आ गया KQ बाई एक्स स्क्वायर। आगे बात करूंगा नाउ। अब एक काम करते हैं, वहां पे फोर्स उधर लग रहा है, जब फोर्स उधर लग रहा है तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, इस फोर्स के अगेंस्ट इसको पीछे लेके आएंगे, तो वर्क डन करेंगे कुछ। तो अब इसको अपोजिट में लेके आओ, वर्क डन करेंगे कुछ, तो वर्क डन कितना करेंगे, वर्क डन टू मूव 1 कूलम चार्ज फ्रॉम A टू B बाई dx डिस्टेंस, और छोटा सा डिस्टेंस इधर लेके आ रहा हूं, तो कितना वर्क डन करूंगा, तो वर्क डन क्या होता है बेटा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, वर्क डन एफएक्स कॉस थीटा होता है। तो फोर्स कितना लग रहा है चार्ज पे, फोर्स लग रहा है चार्ज पे KQ बाई एक्स स्क्वायर, KQ बाई एक्स स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट dx हुआ, और एंगल देखो जरा, फोर्स किधर लग रहा है, उधर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट हम किधर कर रहे हैं, पीछे की तरफ, तो एंगल 180 डिग्री हुआ ना अपोजिट में, तो cos 180, cos 180 की वैल्यू -1 होता है, तो जो वर्क डन आएगा वो कितना आएगा, माइनस का KQ अपॉन एक्स स्क्वायर dx, तो माइनस KQ अपॉन एक्स स्क्वायर dx। अब करना क्या है बेटा, अब हमें तो टोटल वर्क डन निकालना ना इन्फिनिटी से यहां तक लाने के लिए, तो ऐसे ही छोटे 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 वर्क डन निकाल के सबको ऐड कर देंगे तो टोटल वर्क डन मिलेगा। इसके लिए हम इंटीग्रेशन यूज करते हैं, पता होगा, तो टोटल वर्क डन निकालने के लिए इसको इंटीग्रेट कर दो, जो भी आपका स्मॉल अमाउंट में वर्क डन आया, तो इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड में लिमिट कहां से कहां रखेंगे, ध्यान समझना, ऑब्जेक्ट को हम कहां से कहां लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो लोअर लिमिट होगी इन्फिनिटी, अपर लिमिट कहां तक लेके आ रहे हैं, P पॉइंट तक लेके आ रहे हैं। इस P पॉइंट का डिस्टेंस कितना है बेटा, चार्ज से R है, तो लिमिट क्या हो जाएगा बेटा, इन्फिनिटी से R, माइनस KQ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, x की पावर बेटा नीचे +2 ऊपर गया तो -2 हो गया dx। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है बेटा x की पावर n का, जो भी पावर उसमें एक जोड़ते हैं, -2 में एक जोड़ देंगे, वही पावर उठा के नीचे लिख दो, और लिमिट इन्फिनिटी से R हुआ। देखो बेटा x की पावर -2 + 1 -1 हो जाएगा, और नीचे क्या है, -2 + 1 -1, इन्फिनिटी से लेके R तक, ये बाहर माइनस आ जाएगा बेटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, KQ हो गया, x की पावर -1 है बेटा, जब नीचे लेके आएंगे तो +1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल कर दो, x की पावर -1 है तो हो जाएगा 1/x की पावर 1। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है। अब हम लिमिट पुट करेंगे, लिमिट कैसे पुट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जहां x वहां r रखेंगे एक बार, तो 1/r माइनस, जहां x वहां इन्फिनिटी रखेंगे तो 1/इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0, तो इसको हटा दो, KQ/r, ये हमारा क्या हुआ बेटा, वर्क डन हुआ चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लेके आने में, वर्क डन निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, इस पॉइंट पे पोटेंशियल चाहिए, तो पोटेंशियल क्या था याद हो तो, पोटेंशियल था कि हमने कितना वर्क डन किया चार्ज को मूव करने के लिए, तो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा, वर्क डन बाय चार्ज मूव, वर्क डन कितना आया, KQ/r डिवाइड बाई जो चार्ज हमने मूव किया था वो क्या था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब 1 कूलम चार्ज था, तो Q की जगह 1 आया, तो KQ/r आया समझ। तो फाइनल रिजल्ट ये आ गया, वर्क डन कितना होगा, सॉरी किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, KQ/r। आ रहा समझ बेटा, आगे बात करेंगे। पोटेंशियल अगर KQ/r आया है तो इसका डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसा होगा, एग्जाम में आ जाता है, ध्यान रखना। तो पोटेंशियल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस, तो डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा, क्लियर है। तो देखो डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, इस तरीके से आगे समझ, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। इसको बात करें बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। अब किसी एक चार्ज की वजह से आपने इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना था, Q चार्ज की वजह से R डिस्टेंस की दूरी पे, तो हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, KQ/R। ऐसे ही मान लो यहाँ एक चार्ज ना होके बहुत सारे चार्जेस हो, इन सभी चार्जेस की वजह से मुझे इस P पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो क्या करना चाहिए, सभी चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो, वो ऐड कर दो, यही करेंगे। तो वही किया बेटा, Q1 Q2 Q3 तीन चार्ज रखे गए, R1 R2 R3 तीन डिस्टेंस पे है ना P पॉइंट से, इस P पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, तो P पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होता है, KQ/R, तो K चार्ज Q1 डिस्टेंस R1, क्लियर है। दूसरे वजह से KQ/R2, तो K चार्ज Q2 डिस्टेंस R2, प्लस थर्ड वाले की वजह से भी निकाल के तीनों को ऐड कर दो, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, अगर स्केलर क्वांटिटी है तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, तो डायरेक्टली ऐड कर दिया, आगे समझ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है, डाइपोल क्या होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है, उसको हम डाइपोल कहते हैं। डाइपोल अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बना रहा है तो डाइपोल के आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी हो, सॉरी डाइपोल अपने आसपास अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है तो इस डाइपोल के आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, क्लियर है।
तो किसी भी पॉइंट पे, डाइपोल के आसपास किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है कितना, कैसे पता करेंगे? तो ये रहा डाइपोल बेटा, इस डाइपोल को वैसे इस पी पॉइंट पे मुझे पोटेंशियल निकालना है, मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पी पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा? इस पी पॉइंट का डिस्टेंस इस माइनस क्यू चार्ज से हमने मान लिया r1 डिस्टेंस पे, इस प्लस क्यू चार्ज से डिस्टेंस r2 पे है। डायग्राम समझ गए? डेरिवेशन बहुत जल्दी हो जाएगा, तो डायग्राम पे फोकस करना। अब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ध्यान समझना कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, तो पी वेक्टर देखो यहां लिख रखा है मैंने सामने की तरफ, क्लियर है, डाइपोल का सेंटर है। अब उस पी पॉइंट का डिस्टेंस जो डाइपोल के सेंटर से है उसको हमने आर कंसीडर कर लिया, चलेगा, डाउट तो नहीं है। और हमें ना फाइनल डेरिवेशन में रिजल्ट चाहिए, मुझे ये r1 r2 नहीं चाहिए, मुझे r चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा, ये डेरिवेशन थोड़ा टफ हो जाता है बच्चों के लिए। अब कैसे करें, मेरे ध्यान समझना। अब थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, इस लाइन को थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, इसको थोड़ा पीछे की तरफ एक्सटेंड करके यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दो, डाल सकते हो, कोई कंस्ट्रक्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ये काम कर देना। सिमिलरली यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर डाल दो, इस लाइन पे डाल दिया, क्लियर है। अब सुनो, इसके बाद ये थीटा क्या है समझ में आ गया, पी वेक्टर मतलब डाइपोल मोमेंट का वेक्टर और पोजीशन वेक्टर के बीच का एंगल जो होगा इसको हम थीटा कहेंगे। अब ये बताओ कि मुझे इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो यहाँ पे दो ही चार्ज दिख रहे हैं आपको, तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो, इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लो, दोनों चार्ज की वजह से उस पॉइंट पे पोटेंशियल निकाल लिया, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या जाएगा, टोटल आ जाएगा। यही काम हम करने वाले हैं। तो हम बात करेंगे पोटेंशियल एट पी ड्यू टू माइनस क्यू, माइनस क्यू की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा, के क्यू बाई आर, के चार्ज हमारा माइनस क्यू है, चेक करो, क्यू है, डिवाइड बाई आर, डिस्टेंस कितना है बेटा इस चार्ज से, डिस्टेंस कितना है r1, r1 हो गया, डाउट तो नहीं है। सिमिलरली इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, अगेन के क्यू बाई आर, डिस्टेंस कितना बेटा यहाँ पे r2 है, तो r2, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, टोटल पोटेंशियल उस पॉइंट पे निकालने के लिए दोनों को ऐड कर दो डायरेक्टली, तो टोटल पोटेंशियल कितना होगा, नेट पोटेंशियल है v1 प्लस v2, v1 है के क्यू माइनस के क्यू बाई r1, v2 कितना है के क्यू बाई r2, के क्यू दोनों में कॉमन आ रहा है, बाहर निकाल दो, तो माइनस का देखो 1 बाई r2 पहले लिख दूं, प्लस का है ना, और ये माइनस का 1 बाई r1, क्लियर है। पोटेंशियल तो ये आ चुका है, बट मैंने क्या बोला अभी, डिस्टेंस को हमें r1 और r2 के टर्म में नहीं लिखना है, हमें इन टर्म्स ऑफ r लिखना है। कंस्ट्रक्शन भी हमने इसीलिए किया बेटा, क्लियर है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बच्चों के लिए। तो करना क्या है, जो भी हम लोगों ने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है, अब ना ये वाला डिस्टेंस निकालना है हमको, ठीक है, ये ट्रायंगल ले लो, ठीक है। क्या देखो, डाइपोल प्रैक्टिकली मैं बताऊं, डाइपोल बहुत छोटा होता है, आपको पता है कि चार्जेस, डाइपोल क्या होता है, दो चार्ज बहुत छोटे से डिस्टेंस पर रखे गए हो, आर डिस्टेंस जनरली बड़ा होता है, समझ आ रहा नहीं आ रहा, ये डिस्टेंस बहुत छोटा है और डिस्टेंस बहुत बड़ा है ना, वही कॉन्सेप्ट हम वहां यूज करने वाले हैं। तो हम ये बोलेंगे कि जो एपी है ना, दैट इज सिमिलर टू पीसी। देखो एपी क्या है, एपी हमारा ये हो गया, एपी और पीसी दोनों बराबर है, क्योंकि हमने इसको एक्सटेंड कर दिया ना थोड़ा सा, ये डिस्टेंस इतना होगा, ये डिस्टेंस भी उतना ही होगा, ठीक है, आ रहा, समझ नहीं आ रहा। अब सुनो, यहां से यहां तक का डिस्टेंस तो आर मान रखा हम लोगों ने, यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना बेटा, आर है ना। अब ये वाला डिस्टेंस और निकाल लेते हैं, कैसे निकालेंगे, तो अब देखो बेटा ओसी कैसे फाइंड करेंगे ना, ओसी फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में लगा देंगे cos थीटा, ठीक है। cos थीटा क्या होगा बताओ, cos थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस क्या है बेटा, बेस हमारा क्या है, ये ओसी है जो कि हमें निकालना है, और हाइपोटेनियस क्या है बेटा, हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो कि ए है हमारा, ए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ओसी कितना आएगा, ए cos थीटा आ जाएगा, ओसी आ गया ए cos थीटा, कोई डाउट तो नहीं है, ओसी कितना आया, ए cos थीटा, क्लियर। अच्छा इस जो एपी है वो सिमिलर किसके, पीसी के। अच्छा इस पीसी को मैं क्या लिखता हूं बेटा, पीसी को लिखता हूं ओपी प्लस ओसी, ओपी प्लस ओसी क्या हो जाएगा, पीसी हो जाएगा, तो ओपी प्लस ओसी लिख दिया। ओपी कितना है बेटा, ओपी कितना है, ओपी है आर, और ओसी कितना आया बेटा, ओसी कितना आया, ए cos थीटा, तो आर प्लस ए cos थीटा, R1 आ गया। अब सुनो, जब R1 आ गया, अब R2 निकालना है, ठीक है, मुझे देखो R1 R2 निकालना है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना। R2 कैसे निकालेंगे तुम समझो, यहाँ से परपेंडिकुलर डाला है, ठीक, तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पीबी हो जाएगा, पीबी दैट इज सिमिलर टू पीडी, ठीक है, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर ही होंगे, क्योंकि आपको पता है कि बेटा डाइपोल बहुत छोटा होता है, ये बहुत पास रखे होंगे, ये डिस्टेंस ना के बराबर हो जाएगा, क्लियर है। तो इसलिए जो ये पीबी होगा वो पीडी के बराबर हो जाएगा, वही लिखा है मैंने, पीबी इज सिमिलर टू पीडी या डीपी। अब इस डीपी को मैं लिखता हूँ, इस डीपी को लिखता हूँ क्या, इस डीपी को लिखता हूँ क्या, डीपी को ओपी में से ओडी माइनस कर दो, ध्यान समझ रहा, इस पूरे में से इतना माइनस कर देंगे तो ही तो बचेगा, ओपी में से ओडी माइनस किया तो डीपी बच गया, तो ओपी माइनस ओडी। अब ओपी कितना है बेटा, ओपी तो आर है पूरा, ओपी कितना है, आर है। अब ओपी के बाद अगर ये ओडी निकालना है मुझको, ओडी क्या होगा, सेम इस ट्रायंगल में cos थीटा लगा दूंगा, ठीक है, इस ट्रायंगल में cos थीटा लगा दो, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस 90 डिग्री के, ये एंगल है ना, एंगल के सामने वाला साइड परपेंडिकुलर है, तो बेस हमारा ओडी हो गया, ओडी डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस होता है 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो कि ए है, ए क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ओडी कितना आएगा,
ए कॉस थीटा। क्लियर है? तो ओडी की जगह लिख दे बेटा ए कॉस थीटा, ओपी हमारा आर माइनस ओडी की जगह आ गया ए कॉस थीटा। आ रहा समझ? अब या तो याद रख लो डायरेक्टली, कुछ बच्चों को जो ज्यादा समझ में नहीं आया तो इस तरह से डायरेक्टली याद रख लो आप, है ना। R1 और R2 डायरेक्टली लिख देना एग्जाम में, ठीक है। आर प्लस ए कॉस थीटा, आर माइनस ए कॉस थीटा। अब R1 R2 की वैल्यू आ गया, उठा के इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड ब्रैकेट 1 बाई R2। R2 कितना है बेटा? R2 है R माइनस ए कॉस थीटा माइनस 1 बाई R1। R1 कितना है? R प्लस ए कॉस थीटा। एलसीएम लेंगे तो दोनों मल्टीप्लाई में आ जाएगा, एलसीएम ले लिया तो दोनों मल्टीप्लाई में आ गया। ये वाला इधर आ जाएगा और ये वाला टर्म इधर चला जाएगा। आर इधर आ गया और ये वाला टर्म इधर चला गया। क्लियर है? अब ब्रैकेट खोलेंगे तो बाहर माइनस साइन है, दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज बेटा। तो ये आएगा के क्यू ब्रैकेट आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस ए कॉस थीटा। क्लियर है? आ रहा समझ? नीचे देखो, अब जब ये दोनों मल्टीप्लाई में जाएंगे, ध्यान समझना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है तो क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो आर का स्क्वायर माइनस बी हमारा ये है ना, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर आएगा। क्लियर है? ग्रेट। इसको हम करने क्या वाले बेटा, आर से आर कट गया, ए कॉस थीटा दो बार ए कॉस थीटा आएगा, 2a cos थीटा। अब देखो ये 2aq क्या है, इस 2aq क्या लिखते हैं? p, डाइपोल मोमेंट यही तो है 2aq। तो 2aq की जगह मैंने p लिखा, साथ में k है, cos थीटा डिवाइड बाय r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ये फाइनल रिजल्ट आया। एक केस बेटा इसमें ये होता है कि r जब काफी ज्यादा बड़ा हो a से, आपको बताया था अभी मैंने जस्ट, डाइपोल बहुत छोटे डिस्टेंस होता है, a कितना छोटा है सोचो, और r कितना बड़ा होता है जनरली। a बहुत छोटा नंबर है और छोटे नंबर का स्क्वायर लमसम 0 के आसपास होता है, इसलिए एक स्क्वायर लमसम 0 हो जाएगा। a स्क्वायर इज, जब r ज्यादा बड़ा हुआ है ना, a स्क्वायर लमसम 0 हो जाएगा। फाइनल फॉर्मूला क्या आएगा? kp cos थीटा बाई r स्क्वायर। क्लियर है? तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, थोड़ा सा लेंदी था, आई होप समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट हम बात करते हैं ना कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ध्यान समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर चार्ज को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाओगे तो आप किसी भी पाथ से चले जाओ, वर्क डन हमेशा सेम रहेगा। जैसे आप फर्स्ट पाथ से चले जाओ ए से बी तक, वर्क डन जितना रहेगा, अब सेकंड पाथ से भी अगर चले गए आप, वर्क डन उतना ही करोगे, ध्यान रहेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप किसी चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लेके जाते हो तो किसी भी पाथ से चले जाओ, चाहे इस पाथ से चले जाओ, चाहे सीधे चले जाओ, चाहे ऐसे चले जाओ, हर पाथ से वर्क डन आप सेम रखोगे। ठीक है ना? तो ये फर्स्ट पाथ, अगर ये सेकंड पाथ है तो वर्क डन इन फर्स्ट पाथ और वर्क डन इन सेकंड पाथ दोनों क्या हो जाएगा? आपस में इक्वल हो जाएगा। और अगर आप ए से बी जाके बी से वापस ए आ जाते हो तो पूरा साइक्लिक प्रोसेस में चले गए तो टोटल वर्क डन का सम कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन क्या है। ठीक है? यहाँ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स का इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, कोई डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है डेट इज इक्वल टू माइनस dv बाई dr। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस को डिस्टेंस से, dr मतलब डिस्टेंस होता है, जैसे कि ए पॉइंट है और बी पॉइंट है ना। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, उनमें रिलेशन क्या है? तो वो कहता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है डेट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई डिस्टेंस। ठीक है ना? डेल बी बाई आर, जो भी है डिस्टेंस अगर डी आर तो डी आर लिख दो। क्लियर है? डीबी बाई डी आर। अब माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ध्यान समझना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग पोटेंशियल होता है डिक्रीज। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहे हो आगे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने जा रहे हो, अलोंग जा रहे हो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल घटेगा। ऑब्वियस है, देखो ये चार्ज है, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकल रहा है। ठीक है? तो पहले पोटेंशियल ऑब्वियस से ज्यादा होगा, चार्ज से कम डिस्टेंस पे हो। जैसे ही आप आगे जा रहे हो तो चार्ज से आप दूर जा रहे हो तो पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्लियर है? तो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ड्रॉप होता है और फॉर्मूला क्या है? इज इक्वल टू डी बाई डी आर। इसका हम यूज करेंगे कैपेसिटर में। ठीक है ना? तो याद रखना, एक आध एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है या न्यूमेरिकल्स में इस कॉन्सेप्ट का यूज करना पड़ जाए आप लोगों को, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए बस। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट। इक्विपोटेंशियल सरफेस डेफिनेशन एग्जाम में आएगा, ध्यान समझेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस होता क्या है बेटा? इक्विपोटेंशियल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहां पर हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लो एक चार्ज है यहाँ पे, है ना, ये चार्ज है, क्यू चार्ज है। अब एक मैं प्रैक्टिकली तो स्फीयर है, 3D में सोचना, एक स्फीयर है ना, एक स्फीयर है और ये पहला वाला पार्ट। अब इस स्फीयर में कोई भी पॉइंट ले लो, जैसे ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, ये पॉइंट ले लिया, कोई भी पॉइंट ले लो। ठीक? जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, यहाँ मैंने बता रखा है ना, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है। अब इस क्यू चार्ज की वजह से तीनों पॉइंट पोटेंशियल कितना होगा, ध्यान समझना। तो किसी भी चार्ज की वजह से किसी भी पॉइंट पोटेंशियल का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ रखा है? के क्यू बाई आर। तो के चार्ज हमारा क्यू है और डिस्टेंस कितना है? आर है। ए पॉइंट पोटेंशियल हो गया। बी पॉइंट पोटेंशियल बताना बेटा, अगेन के चार्ज क्यू डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है बेटा? आर। सेम ही आ रहा है, यहाँ पे भी निकाल लो, के क्यू बाई आर ही आएगा। डिस्टेंस सेम है तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा? सेम ही रहेगा ना। इस चार्ज से डिस्टेंस हर पॉइंट का सेम है तो पोटेंशियल भी क्या रहेगा? सेम रहेगा।
तो इसलिए इस पूरे सरफेस को हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। इस सरफेस को, सरफेस के हर एक पॉइंट पोटेंशियल सेम होगा, ध्यान रहेगा। अब जैसे मान लेते हैं ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, बताओ क्या इन दोनों पोटेंशियल सेम है अगर क्यू चार्ज है तो? नहीं। ये डिस्टेंस r1 है और ये डिस्टेंस कितना है, r2 है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना हुआ, kq बाई r1, और यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, kq बाई r2। डिस्टेंस अलग अलग है तो पोटेंशियल अलग अलग है। ये दोनों सरफेस पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस नहीं कहलाएंगे, लेकिन जिस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल सेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आता है, ध्यान समझना, ठीक है। तो एग्जाम में ड्रॉ भी करना होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस को। तो ये पॉइंट चार्ज के लिए देखो, इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें ड्रॉ करना है, पहले आपसे बोलेगा पॉइंट चार्ज के लिए, तो ये पॉइंट चार्ज है, ठीक। तो ये वाला स्फीयर बनाया मैंने पहले, इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पोटेंशियल से। ऐसे एक दूसरा स्फीयर बना दिया, देखो ये हमने एक और स्फीयर बना दिया, इस स्फीयर के भी हर पॉइंट एक जगह पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम रहेगा। ऐसे तीसरा स्फीयर बना दिया, तो इस स्फीयर में हर जगह पोटेंशियल सेम, इस पे भी सेम, इस पे भी सेम, इसको बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। पॉइंट चार्ज के बाद आप लोगों से एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आ सकता है क्या, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, चेक करो, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ होंगे, इसकी वजह से प्लेन्स ड्रॉ होंगे बेटा। ये एक प्लेन हो गया, इस प्लेन के हर पॉइंट पे पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। सिमिलरली यहाँ पे भी एक प्लेन हो गया, इसलिए पोटेंशियल हर जगह सेम रहेगा, क्लियर। तो ऐसे ही आपको एग्जाम में भी ड्रॉ करने पड़ेंगे, टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस के लिए आपके एनसीईआरटी में बना हुआ है, पेयर्स ऑफ सिमिलर पॉइंट चार्जेस, डाइपोल, ठीक है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस आप लोग ड्रॉ कर लेना बेटा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेस की। वर्क डन मूविंग अ चार्ज इन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो। अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है आपका कोई भी, ठीक, तो इस इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर आप एक चार्ज को यहां से यहां तक लेके जाते हो, कोई भी आप वर्क डन नहीं करते हो, जीरो वर्क डन होता है। इसके बाद हम आगे बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये भी याद रखना है आपको। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो मैंने बनाया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल गया पॉजिटिव चार्ज से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्विपोटेंशियल सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है, ध्यान रहेगा। और तीसरा होता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्लियर है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेटा हम लोग अब, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। इसके आता है डेफिनेशन बेटा, और यहाँ से न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, डेफिनेशन और न्यूमेरिकल्स आएंगे, ध्यान समझना। डेफिनेशन होता क्या है, किसी भी सिस्टम का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता क्या है बेसिकली, अगर दो चार्ज हो, तीन चार्ज हो, कितने भी हो, मान लेते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है ना, ये सिस्टम है, यहाँ पे तीन चार्ज रखे गए हैं, तो इस पूरे सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा कितना, तो दो तरीके से डिफाइन करते हो। या तो आप ये समझ लो कि इन तीनों चार्ज को इनके रेस्पेक्टिव पोजीशन से इन्फिनिटी दूर तक ले जाओ, जिनमें कि इन तीनों चार्जेस का आपस में कोई म्यूचुअल इंटरेक्शन नहीं होना चाहिए, तीनों चार्ज को अपने पोजीशन से बहुत दूर ले जाओ, क्लियर है। तो जितना आप वर्क डन करोगे इन चार्जेस को इनके सिस्टम से बहुत दूर तक ले जाने में, बाहर निकालने में, इन्फिनिटी तक ले जाने में, वही पूरे सिस्टम का क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, दो डेफिनेशन बेटा इसके, है ना, दोनों सेम ही चीज है। या तो आप इसको ऐसे समझ लो कि तीन चार्ज है, तीनों इन्फिनिटी पे रखा गया, मान लेते हैं तीनों इन्फिनिटी पे रखा, इन चार्जेस को इन्फिनिटी से इस सिस्टम तक लाने में आप जितना वर्क डन करते हो वही इस पूरे सिस्टम में क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इसको ऐसे डिफाइन किया गया है, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग दीस चार्जेस या अरेंजमेंट्स, है ना, टू देयर रेस्पेक्टिव पोजीशन फ्रॉम इन्फिनिटी टू फॉर्म अ सिस्टम। इन्फिनिटी से चार्जेस को हम एक सिस्टम फॉर्म करने के लिए जब लेके आएंगे तो कितना वर्क डन करेंगे वही हमारा पोटेंशियल हो जाएगा, क्लियर है, पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी, क्लियर। अब इसको ऐसे समझो कि दो पॉइंट चार्ज है हमारे पास, एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। जब Q1 चार्ज को हम इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आएंगे तो कितना वर्क डन करेंगे, कोई भी वर्क डन नहीं होगा। क्या रीजन है, क्योंकि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ आसपास मौजूद ही नहीं है। वर्क डन किसके अगेंस्ट होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट होता है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे पहले से कोई चार्ज नहीं है। पहला चार्ज लेके आएंगे तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा, वर्क डन हो जाएगा जीरो। लेकिन जब मैं दूसरे चार्ज को यहाँ पे लेके आऊंगा, मान लेते हैं दूसरे चार्ज को मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आता हूँ, क्या करूंगा, वर्क डन करूंगा। इसके अगेंस्ट होगा वर्क डन, इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से आया बेटा, ये जब Q1 चार्ज मैंने यहाँ लेके आया था ना, तो ये Q1 चार्ज जब यहाँ आ गया तो ये अपने आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब इस चार्ज को जब मैं लेके आऊंगा तो आपको पता है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज फोर्स लगाएगा, ठीक, और उसके अगेंस्ट मुझे वर्क डन करना पड़ेगा। अब सुनो, अब इस बी पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, अब ये जो चार्ज है तो ये चार्ज को वैसे इस पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल होगा, पोटेंशियल कितना होगा किसी भी चार्ज की वजह से, तो पोटेंशियल ड्यू टू बी एट ए, है ना, बी पॉइंट पे पोटेंशियल किसकी वजह से बेटा, ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा गया उसकी वजह से। पोटेंशियल क्या होता है, किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पोटेंशियल कितना होता है, Q by R। तो K चार्ज Q1 है और डिस्टेंस कितना बेटा R है, तो KQ by R, क्लियर है। अब सुनो, पोटेंशियल मिल गया मेरे को। अब जो वर्क डन हम निकालेंगे इस पॉइंट पे, हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, वर्क डन क्या होगा बेटा, चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए, तो पोटेंशियल क्या था बेटा, V इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज मूव था ना, तो वर्क डन कितना हो जाएगा,
पोटेंशियल इंटू चार्ज। पोटेंशियल कितना है बेटा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना निकाला हम लोगों ने, पोटेंशियल निकालना KQ/R निकाला, इनटू जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं उसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो Q2 लेके आ रहे हैं ना बेटा, उस पॉइंट पे चार्ज कितना हो गया Q2। जो वर्क डन हम करेंगे, वर्क डन था बेटा V इंटू Q, पोटेंशियल उस पॉइंट पे था KQ1/R इंटू Q, जो चार्ज हम लेके आएंगे, तो जो चार्ज लेके आ रहे हैं वो Q2 है, तो मल्टीप्लाई किया तो क्या है KQ1 Q2/R। ये दो सिस्टम के बेस से हुआ। अब मान लो दो चार्ज आ चुके हैं, अब तीसरा चार्ज आएगा जो कि एग्जाम में न्यूमेरिकल्स आता है, तब तीसरा चार्ज Q3 हम इन्फिनिटी से इसी पॉइंट तक लेके आएंगे। अब क्या होगा, अब सुनना ध्यान से, अब इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा इस ए की वजह से भी होगा, बी की वजह से भी होगा, इन दोनों चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। अब जो वर्क डन ये चार्ज करेगा वो इन दोनों के अगेंस्ट करेगा, क्लियर है, तो सेम प्रोसेस फॉलो होता चला जाएगा। तो रिजल्ट आप याद रखेंगे, फाइनल में बता दूं, अगर तीसरा चार्ज लेके आए तो उससे सेटअप क्या होगा, ध्यान समझना इसको ना, इस यहां समझो कि ये न्यूमेरिकल आता है, दिख रहा है आपको, ये न्यूमेरिकल एग्जाम में बहुत ज्यादा आता है, ठीक है ना, ये न्यूमेरिकल पर्टिकुलरली फोकस करना है इस न्यूमेरिकल को, ठीक है। तीन सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए जो कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल पर रखे होते हैं, तो डायरेक्टली डेफिनेशन याद रखो। अभी हमने पढ़ा दो चार्ज की वजह से क्या फॉर्मूला था, KQ1 Q2/R था। अब सुनो, तो KQ1 Q2/R, अब देखो Q1 है, Q2 है, Q3 है, तीन सिस्टम पे चार्जेस रखे गए, अब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो ध्यान समझना के इन दोनों के चार्ज का प्रोडक्ट डिवाइड बाय इनके बीच का डिस्टेंस, Q1 Q2 डिवाइड बाय इनके बीच का जो भी डिस्टेंस हो, प्लस Q1 Q2 हो गया, Q1 Q3 Q1 Q3 Q1 हो गया, Q1 Q3 और इनके बीच का डिस्टेंस कितना बेटा R13, प्लस देखो जितने भी चार्जेस है ना आपस में म्यूचुअल इंटरेक्शन देख लो किसका किसका होगा, इन दोनों का होगा, फिर इन दोनों का होगा, और फिर क्या बच गया, इन दोनों का इंटरेक्शन, तो K Q2 Q3 डिवाइड बाई जो भी 2 और 3 के बीच का डिस्टेंस होगा R23, क्लियर है, आ रहा समझ नहीं आ रहा, तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, किसी भी सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। बिहेवियर ऑफ कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अब कोई भी कंडक्टर जब हम लोग किसी भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, देखो क्या होता है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा E0 है, यहाँ पे मैंने एक कंडक्टर रखा, कंडक्टर रखने से क्या हुआ ध्यान समझना, कंडक्टर रखने से आप ये कंडक्टर पे भाई चार्जेस तो बहुत सारे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना नेगेटिव चार्ज को अपने से दूर भगाता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस जितने भी हैं सबको इधर की तरफ कर लेगा, और पॉजिटिव चार्जेस को किधर करेगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को अपने साथ ले जाता है, अपने अलॉन्ग ले जाता है, तो पॉजिटिव चार्जेस को सामने ले जाएगा। अब देखो होगा क्या इससे, कंडक्टर में एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक तरफ नेगेटिव चार्ज आ गया, जब एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाता है बेटा, एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड बने, आपने पढ़ रखा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो पॉजिटिव से कहां होता है, नेगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे E0, सॉरी E बोलेंगे, है ना, अब जनरली दोनों जगह मैंने E0 लिख दिया गलती से, ठीक है ना, अच्छा सॉरी गलती से नहीं लिखा है, मैं समझाता हूँ क्या, देखो ये कंडक्टर है, कंडक्टर के पास तो कोई चार्जेस की कमी है नहीं, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से लग रहा होगा ना बेटा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर खुद के भी डेवलप कर देगा, तो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उतना ही इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इसकी वजह से क्या होगा, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों को माइनस कर दो, तो अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे बेटा हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, डेफिनेशन आता है एग्जाम में, होता क्या है आपसे पूछा जा सकता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी रीजन को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से बचाते हैं, ठीक है, जैसे ये कंडक्टर है मान लेते हैं, ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा, अभी हमने पीछे पढ़ा क्यों, जैसे मान लेते हैं कि थंडरबोल्ट है ना, बिजली गिर रहा है, आप गाड़ी में बैठे हो तो आप सेफ हो, रीजन क्या है, गाड़ी भी एक कंडक्टर होता है बेटा, पता होना चाहिए आप लोगों को, इलेक्ट्रिक फील्ड जब बिजली गिरेगा मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ रहा है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आएगा तो क्या होगा ध्यान समझना, पॉजिटिव चार्जेस को अपने साथ नीचे ले आएगा, नेगेटिव चार्जेस को ऊपर ले जाएगा, जिसके वजह से इस कंडक्टर के अंदर एक नया इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना ऊपर की तरफ, और अभी हमने समझा जितना नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उतना ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, जिसकी वजह से अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्लियर है, जिसकी वजह से क्या हुआ, अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो पोटेंशियल भी 0 होगा, क्योंकि हमने फॉर्मूला पढ़ा है E इक्वल टू dV/dr, समझा था ना भाई, तो dV पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E इंटू dr, इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है, 0 इंटू समथिंग 0, पोटेंशियल डिफरेंस 0, समझ रहे हो, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब कि जैसे ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, दोनों जैसे ए पॉइंट है पोटेंशियल और बी पॉइंट है पोटेंशियल, दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल का डिफरेंस कितना है, तो मतलब ये तो है कि दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस, जब पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो करंट फ्लो होगा नहीं, करंट का फ्लो होता है जब पोटेंशियल डिफरेंस हो, तो कोई आपको शॉक लगने वाला है नहीं, अंदर पोटेंशियल अंदर एग्जिस्ट करेगा लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, और जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं तब तक कोई करंट नहीं लगेगा, ठीक है, तो गाड़ी के अंदर हो आप सेफ हो, बाहर निकल गए तो दिक्कत है, आगे बढ़े नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, अब यहां से हो जाता है बट टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट,
एग्जाम में क्वेश्चंस जो होते हैं जनरली यहां से ज्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस होता क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू होल्ड द चार्जेस, है ना, कि एक कंडक्टर की कितनी एबिलिटी है कि वो अपने अंदर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटेंस। इसको आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, इट इज द चार्ज रिक्वायर्ड टू रेज पोटेंशियल थ्रू यूनिटी। कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटर काम क्या होता है? कैपेसिटर हमारा एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। जैसे मान लो फैन है, फैन को शुरुआत में घूमने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है और इलेक्ट्रिसिटी से उतना एनर्जी इस फैन को नहीं मिल पाता, तो हम करते क्या है जनरली, एक कैपेसिटर लगा देते हैं। शुरुआत में कैपेसिटर बहुत ज्यादा एनर्जी ड्राइव करता है। आप समझ लो गाड़ी है, जब गाड़ी रुका हुआ है तो आप उसको पुश करोगे तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन गाड़ी एक बार चल गया उसके बाद आप उसको धक्का मारो रास्ते भर में, कम फोर्स आपसे चला सकते हो। सेम केस पंखे के साथ है बेटा, फैन के साथ है। फैन को शुरुआत में मैकेनिकल एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए घुमाने के लिए और उतना इलेक्ट्रिसिटी से एनर्जी मिलता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटर में चार्ज स्टोर करके रख देते हैं। वो चार्ज बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है शुरुआत में फैन को रोटेट करने के लिए। उसके बाद एक बार फैन रोटेट हो गया, कैपेसिटर काम खत्म। जब वो मोशन में आ गया तो अब वो इजीली इलेक्ट्रिसिटी उसको घुमा सकता है, उतनी एनर्जी होगा इलेक्ट्रिसिटी पे। तो कैपेसिटेंस क्लियर हो गया। कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा? कैपेसिटेंस एक कैपेसिटर मतलब सॉरी कैपेसिटेंस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसमें हम लोग बहुत सारा चार्ज स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला क्या है बेटा? कैपेसिटेंस का C इज इक्वल टू Q बाई V। अब इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कितना चार्ज मैं किसी भी कंडक्टर के अंदर स्टोर कर दूं ताकि उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट इंक्रीज हो जाए, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैपेसिटेंस बोलते हैं। तो C इज इक्वल टू Q बाई V फॉर्मूला हुआ, चार्ज की यूनिट कूलम, V की यूनिट वोल्ट, पोटेंशियल ना वोल्ट होगा, कूलम पर वोल्ट इज नोन एज फैराड। सो फैराड इज बेसिकली यूज्ड एज यूनिट ऑफ व्हाट? कैपेसिटर। एक फिजिकल क्वांटिटी, सॉरी एक स्केलर क्वांटिटी है। आगे बढ़े। अब ये बताओ कि C और V, देखो कैपेसिटर का एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं है, यहाँ पे जो C है ना वो एक रेशियो है Q और V का। तो अगर पोटेंशियल चेंज होगा तो चार्ज भी चेंज होगा, ताकि इनका रेशियो हमेशा क्या रह सके? कांस्टेंट रह सके, है ना। तो C यहाँ पे कांस्टेंट है, रिक्स Q बाई V। तो Q और V का जो रेशियो होगा, कैपेसिटेंस होगा, जो कांस्टेंट होगा, ठीक है ना। तो ये लाइन स्ट्रेट जा रहा है, तो Q चेंज होगा तो V चेंज होगा, Q चेंज होगा तो V चेंज होगा, कुछ इस तरीके से चेंज होंगे कि इनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहे। क्लियर है? तो ये हमारा कैपेसिटेंस था बेटा। आगे बढ़े नेक्स्ट। कैपेसिटेंस के बाद कैपेसिटर की बात करेंगे। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर का अरेंजमेंट होता है। आपको चार्ज स्टोर करना है, वो कैपेसिटेंस है। चार्ज किस तरीके से स्टोर करोगे, किस तरीके से अरेंज करना है कि चार्ज स्टोर हो जाए इसके अंदर, उसको हम कैपेसिटेंस कहेंगे, तो सॉरी कैपेसिटर कहेंगे। तो एक कैपेसिटर की कैपेसिटी होगी, कैपेसिटेंस होगी, वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो कैपेसिटर बेसिकली एक अरेंजमेंट है जिसमें हम लोग लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। आया समझ? तो हमें जनरली पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देखो स्पेरिकल कैपेसिटर भी है, बताना अरेंजमेंट है, किस तरीके से आप अरेंज करते हो चार्ज को स्टोर करने के लिए। तो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बेटा। एक प्लेट पे मैंने पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इसे पॉजिटिव चार्ज भर भर के आ गया, मान लेते हैं प्लस Q चार्ज आ गया। अब इसके बगल में ही मैंने क्या रख रखा है, एक दूसरा प्लेट रख रखा है। देखो बेटा, इसे पॉजिटिव चार्ज है ना, तो इस प्लेट के निगेटिव चार्ज को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये अभी न्यूट्रल है मान लेते हैं, तो इसके निगेटिव को ये अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करता है, और ये पॉजिटिव इसके जो पॉजिटिव होगा वो रिपेल करेगा, तो मतलब निगेटिव को अट्रैक्ट कर रहा है इधर तरफ, पॉजिटिव को रिपेल कर रहा है, पॉजिटिव चले गए उधर। अब ये पॉजिटिव अभी फ्री चार्ज बन गए, है ना। अब ये पॉजिटिव चार्ज फ्री है और इनको हमने कहां से कनेक्ट कर दिया बेटा? अर्थिंग से कनेक्ट कर दिया, ग्राउंडिंग कर दिया है। तो ये सारे के सारे पॉजिटिव चार्जेस यहां से होते हुए कहां चले जाएंगे? अर्थ के अंदर चले जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से क्या होगा, इस प्लेट पे आ गया प्लस Q चार्ज, पॉजिटिव चार्ज हो गया, और दूसरा वाले प्लेट पे क्या जाएगा? नेगेटिव चार्ज, माइनस Q। क्लियर है? क्योंकि इसके सारे पॉजिटिव चार्ज ग्राउंडिंग हो गए। तो ये हमारा सेटअप बना क्या? कैपेसिटर। और आप लोगों ने पढ़ रखा हो, अगर इसे प्लस Q चार्ज है, इसमें माइनस Q चार्ज है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर प्लस सिग्मा है तो इसका क्या हो जाएगा? माइनस सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी पढ़ा चुके हम पिछले वाले चैप्टर में। अब तो ध्यान रखना है, चैप्टर 1 में ना एक क्वेश्चन बनता है ना, मैं अभी न्यूमेरिकल सीरीज में उसको करवा रखा है ऑलरेडी। तो दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ध्यान समझना, इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनता है वो होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। क्या होता है बेटा? सिग्मा बाई, ठीक है। फॉर्मूला याद रख लो, वेल एंड गुड। अगर याद है, नहीं याद है तो याद रख लो। क्लियर है? आगे बढ़े, इसका यूज होना है अभी। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पहला ये डेरिवेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा बेटा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब और विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो पहला हम करने वाले हैं विदाउट डाइलेक्ट्रिक स्लैब, अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं डाला बेटा, एयर है ना, अंदर एयर है दोनों प्लेट्स के बीच। सेम इसको मैंने दो प्लेट्स है, पहला प्लेट मैंने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया है, जिससे पॉजिटिव चार्ज आ गया प्लस Q, और दूसरे प्लेट को
नेगेटिव को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव ग्राउंडिंग हो जाएगा, बताया था अभी। इस पे आ गया माइनस क्यू ना, इस पे आ गया नेगेटिव चार्ज आ गया। अब सुनो, प्लस क्यू आ गया, माइनस क्यू आ गया। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस डी मान लेते हैं, और इन दोनों प्लेट्स का जो एरिया होगा, जो भी इस प्लेट का एरिया होगा, है ना, उस एरिया को ए कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, लिख लोगे बेटा, ए क्या है, डी क्या है, लिख लेना एग्जाम में। अब मैं सीधा सीधा बात करूं, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, अभी बताया मैंने, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन। ठीक है, सिग्मा क्या होता है बेटा, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। जिसको नहीं पता वो समझ लो। तो यहां से सिग्मा को मैं क्या लिखता हूं, क्यू अपॉन है लिखता हूं, और नीचे एप्सिलॉन नॉट आ गया। ये एप्सिलॉन नॉट है बेटा, ई नॉट है ना, एप्सिलॉन। क्लियर है, आगे समझो। इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब इन दोनों प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, तो हमने एक रिलेशन पढ़ा था बेटा, E इज इक्वल टू माइनस डीवी बाई डी आर, पढ़ाया था थोड़ी देर पहले। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाई उनके बीच का डिस्टेंस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, E इंटू डी आर। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में कितना है, और डी आर मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, डी ए इंटू डी, तो E इंटू डी हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया, इलेक्ट्रिक फील्ड आया क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्लियर है, अब सुनो, इंटू डी आ गया। अब कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होता है बताया था, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस, C इज इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। ध्यान समझो, यहां से हम एक काम करने वाले हैं, Q और V, V की वैल्यू रख देंगे। V की वैल्यू कितना आया, दिस, तो उठाओ इस V की वैल्यू को यहां रख दो, तो C इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में, जहां V है वहां क्या लिखेंगे बेटा, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू से क्यू कट गया, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर भेजते हैं तो एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन बेटा। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। डाइलेक्ट्रिक होता क्या है, ठीक है, अब समझो। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मीडियम होता है जो कि इंसुलेटर होता है, सिंपल सी बात। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है कि इंसुलेटर होता है, जो अपने अंदर से चार्जेस को फ्लो होने नहीं देता, ठीक है ना। डाइलेक्ट्रिक क्या है, डाइलेक्ट्रिक आर द इंसुलेटिंग मटेरियल व्हिच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट विदाउट एक्चुअली कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी। बिना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसफर करता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको समझो आप ऐसे। कंडक्टर केस में क्या था बेटा, कंडक्टर केस में क्या था, जितना हम बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड देते थे उतना ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता था, है ना, जिसको वैसे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता था जीरो अंदर। लेकिन इंसुलेटर डाइलेक्ट्रिक केस में ऐसा नहीं होता। डाइलेक्ट्रिक के केस में जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड देते हो, क्या ऑब्जर्व करते हैं, इनमें जो भी एटम्स है, ये भाई ऑब्वियस है कि एटम से मिलकर बना होगा। एटम्स में होता है पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, ठीक है। इसमें पोलराइजेशन हो जाता है। पोलराइजेशन मतलब कि पॉजिटिव चार्ज एक तरफ चले जाते हैं और नेगेटिव चार्ज दूसरी तरफ आते हैं। लेकिन इंसुलेटर में उतने सारे फ्री चार्जेस तो होते नहीं कि उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड बना देंगे, ऐसा नहीं होता। तो पॉजिटिव चार्जेस एक तरफ करेगा और नेगेटिव को दूसरी तरफ रिपल कर रहा है ना, इस तरीके से रिपल। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम यही होता है, पॉजिटिव को अपने साथ फोर्स लगाएगा सामने की तरफ, नेगेटिव को पीछे करेगा। तो यहाँ पे डाइपोल्स बन जाएंगे। डाइपोल समझते हो ना, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इस तरफ डाइपोल बन गया। जब एक तरफ पॉजिटिव है दूसरी तरफ नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ बनेगा, इधर की तरफ। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा। ऐसे ही सबका इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन बन रहा होगा। इसको रफली समझने के लिए हम ऐसा बना देते हैं कि पॉजिटिव एक तरफ चला गया है और नेगेटिव एक तरफ आ गया है। इसकी वजह से ये अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है, कुछ डाउट तो नहीं है। लेकिन क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड उतना स्ट्रांग होता है, नहीं होता, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से कमजोरी होता है। तो अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मान लेते हैं बाहर से हमने दे दिया 10 न्यूटन पर कूलम और अंदर बन रहा है सीधा 2 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ, 10 में से 2 आपने माइनस किया तो 8 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड बना। तो अंदर बन गया 8 न्यूटन पर कूलम। तो बाहर वाले इलेक्ट्रिक फील्ड में से अंदर वाला इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा क्या, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। कितना रिड्यूस हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यही होता है इनका रेशियो, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है, देखो यहां समझो, ठीक। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने ऐसे डिफाइन किया है, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रिड्यूस हुआ है ना, और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने दिया कितना था। जैसे ई नॉट हमारा क्या था, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड। इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम डिवाइड करते हैं किससे, रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस मतलब कि जो घट गया है, घटने के बाद कुछ ना कुछ तो आया होगा, ठीक। ये जो घटने के बाद आया था ई, इससे डिवाइड कर देंगे, क्या मिलेगा मेरे को, तो मिलेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक रेशियो होता है, ठीक है, ये लिख रखा है हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, द रेशियो ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड टू द रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक, इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक समझ में आ गया। डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर होता है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, एक रेशियो होता है, एक्सटर्नल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय क्या बेटा, डिवाइड बाय रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। आ रहा समझ। अब यहां से आप ये समझो कि अगर मैं इस ई को इधर भेजूं और के को नीचे भेजता हूं, क्या होगा, ई इज इक्वल टू ई नॉट बाई के हो जाएगा। और आपको पता है कि इस के की वैल्यू 1 से बड़ा होगा, ऑब्वियस है, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा ज्यादा होगा और इंटरनल जो रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कम ही होगा। तो के की वैल्यू 1 से बढ़ाई है।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगा, ई नॉट बाई के हो जाएगा। जितना भी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड था वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, ध्यान रहेगा। एक चीज हमेशा याद रखेंगे बेटा, न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे, जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को हम रखते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखना उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो रिड्यूस हो जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स, है ना, ई नॉट बाई के। जो भी पहले इलेक्ट्रिक फील्ड होगा के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, और सेम पोटेंशियल के साथ होता है बेटा, पोटेंशियल भी के टाइम्स क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। ठीक, डायरेक्ट याद रखेंगे बेटा, इनका न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। आगे समझ, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है नेक्स्ट हम बात करेंगे। सेम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा था बेटा, अभी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ा था किसमें, एयर था उनके बीच। अब हम पढ़ेंगे जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देंगे तो कैपेसिटर में क्या चेंज आएगा। तो इनिशियल कैपेसिटेंस हम मानते हैं जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तब क्या था। सेटअप तो समझ गया ना बेटा, ऐसे प्लस क्यू आएगा, ऐसे माइनस क्यू आएगा, बीच में हमने एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया है, उस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हमने क्या माना है बेटा, के, और जो डाइलेक्ट्रिक का थिकनेस है उसे स्मॉल टी मान लिया है, और प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस हमारा डी हो गया। क्लियर है। अब सुनो, इनिशियल कैपेसिटेंस कितना होगा जब कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं था। जब डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो हमने पढ़ा था कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है। बट अब डाइलेक्ट्रिक डालने से क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक डालने से आप ये चीज ऑब्जर्व करोगे, जहां एयर है, देखो ये वाला रीजन, यहाँ तो कोई चेंज आएगा नहीं, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड भी वही रहेगा जो पहले था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी वही रहेगा जो पहले था, बट बीच में डाइलेक्ट्रिक डालने की वजह से क्या हुआ, बीच वाले में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टर्ब हुआ, बीच वाले में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हुआ, डिस्टर्ब हुआ। तो जनरली हुआ क्या, और अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक स्लैब, है ना, मतलब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ना, इन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा ना, डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल दिया तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ध्यान समझो। तो V इज इक्वल टू ई नॉट बाई के इंटू टी। देखो इसको समझो आप, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, V इज इक्वल टू ई इंटू डी होता है। फॉर्मूला ये था ना, E इज इक्वल टू डीवी बाई डी आर वाला बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, dV इज इक्वल कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी आर, डी आर मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा कितना, पहले जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड था वो के टाइम्स घट जाएगा ना अंदर इसके, अभी समझाया। तो पहले अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो अब बाद में इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ई नॉट बाई के हो जाएगा, इंटू डिस्टेंस कितना इन दोनों के बीच का, टी है, तो ई नॉट बाई के इंटू टी, ई नॉट बाई के इंटू टी। ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ किसके बीच, ये पोटेंशियल डिफरेंस हुआ प्लेट्स के बीच। अब इसके बाद सॉरी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के बीच, इसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इन एयर। अब एयर वाला रीजन जो ये वाला रीजन होगा, एयर वाले रीजन में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, सेम केस पोटेंशियल डिफरेंस होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो एयर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड वही है ना, ई नॉट, अंदर चेंज हुआ है, बाहर तो चेंज हुआ नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ई नॉट है, और डिस्टेंस कितना है एयर का, पूरे डी डिस्टेंस में से ये टी डिस्टेंस तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब घेर दे रहा है ना, तो बचा हुआ डिस्टेंस कितना हुआ, हवा वाला एयर वाला जो है, इस पूरे डिस्टेंस में से ये वाला डिस्टेंस गायब कर दो, हटा दो, माइनस कर दो, तो डी में से टी माइनस, तो डी माइनस टी, डाउट तो नहीं है। तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। अब टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स क्या हुआ, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, एयर में, डाइलेक्ट्रिक में भी आ गया पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को ऐड कर दो तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा आपको, तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस को मैंने ऐड कर दिया। तो देखो क्या हुआ, ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई नॉट बाई के इंटू टी, कर दिया ऐड। अब आगे देखो, ई नॉट दोनों में से कॉमन निकाल लो, जब ई नॉट बाहर निकालूंगा तो यहाँ डी माइनस टी बचेगा, और यहाँ पर क्या बचेगा, टी बाई के बचेगा, तो डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो ई नॉट क्या लिखता हूँ बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखता हूँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारा, हाँ सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट था बेटा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेट्स के बीच क्या था बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा क्या था, चार्ज अपॉन एरिया, तो चार्ज अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन। आगे समझ। अब सुनो, डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ये कैपेसिटेंस हो, ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो, आया समझ। तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल गया, तो अब कैपेसिटेंस क्या हुआ, कैपेसिटेंस क्या होता है बेटा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज हमारा क्यू है, डिवाइड बाई पोटेंशियल डिफरेंस कितना आया, आगे रख दो, क्यू से क्यू कट गया, एप्सिलॉन नॉट ए ऊपर चला गया, डी माइनस टी प्लस टी बाई, ये फाइनल कैपेसिटेंस हुआ किसके साथ, जब डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालेंगे। इसमें एक केस बनता है बेटा, इसका न्यूमेरिकल ज्यादा आता है, ध्यान समझना, जब डी और टी बराबर हो जाए, डी और टी बराबर होने का मतलब ये समझो कि पूरा का पूरा गैप है ना, उसको पूरे कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब से भर दिया, मतलब ये पूरा डिस्टेंस भर दिया, ये जगह छोड़ा ही नहीं हम लोगों ने, पूरा का पूरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। जब पूरा पूरा डाइलेक्ट्रिक डाल दिया स्लैब, तो टी और डी दोनों बराबर हो जाएगा ना, इस टी को एक्सपेंड करके डी तक डी के बराबर कर दिया, तो टी और डी बराबर हो गए। जब टी और डी बराबर होंगे तो जहां टी है वहां पे डी रख दो, टी से डी कट गया, के ऊपर गया, के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। और ध्यान समझना जरा, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या था, हुआ तो कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, है ना, विदाउट एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या था, कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटेंस विदाउट डाइलेक्ट्रिक,
दिख रहा है, सी नॉट, सी नॉट मतलब कि शुरुआत कैपेसिटेंस। तो जो बाद वाला कैपेसिटेंस होता है ना वो बढ़ जाता है, कितना बढ़ता है बेटा, के टाइम्स, डाइलेक्ट्रिक टाइम्स बढ़ जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट टाइम्स बढ़ जाता है, क्या कैपेसिटेंस। तो किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़, याद रहेगा। आगे बढ़ेंगे, लास्ट टॉपिक हमारा, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट है, न्यूमेरिकल्स आएगा, न्यूमेरिकल के लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया, वहां पे देख लेना बेटा आप लोग। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, किसी भी कैपेसिटर के अंदर जो हम एनर्जी स्टोर करते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, बस इतना समझ लो। एनर्जी स्टोर होता है हाफ सी वी स्क्वायर, क्लियर है, हाफ सी वी स्क्वायर, और सी इज इक्वल टू, देखो अलग अलग फॉर्मूले हैं, सी इज इक्वल टू क्यू बाई वी है, तो यहाँ पे अगर मैं क्यू बाई वी रख देता हूँ तो क्या आएगा, हाफ क्यू बी आ जाएगा, क्लियर। तो और अगर मैं यहाँ से वी हटाता हूँ, वी की जगह क्यू बाई सी रखता हूँ तो क्या आ जाएगा, हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी। ये तीन हमारे फॉर्मूले बन गए एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का, क्लियर है। तो पीडीएफ वही सेम बताया मैंने आपको, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक, टेलीग्राम में ज्वाइन करो, मिल जाएगा। एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।